आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बेसिक योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं और आप सभी लोगों के रिजल्ट्स के बारे में क्वेश्चंस थे और समूह के बारे में जो हमने आपको बताया था कल की वीडियो में, उसके बारे में भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए हुए थे। और उसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था, कई दिन से ये डिले हो रहा था, हम आपको बता रहे थे कि हम आपको बताएंगे। जैसे कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो जो भी क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे उसके आंसर भी हम आपको बताएंगे, ताकि आपको जब वो कोई क्वेश्चंस आएँ आपके एग्जाम में तो आप उसका आंसर आसानी से दे सके। ठीक है, तो आपको जैसे जैसा हम बताएंगे पूरी डिटेल से आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, सभी को इस योजना का लाभ मिल सके और उसके बाद सबको जानकारी मिल सके कि एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं बीसीसीए के एग्जाम में। ठीक है, तो सारा कुछ आपको जानकारी दी जाएगी इसी वीडियो में, तो वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन पेपर का हल करेंगे। ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन आएंगे ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि एग्ज़ाम में आप लोगों को एग्ज़ाम जब भी देने जाना है तो पूरी तैयारी से जाना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं उन सबको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, या फिर आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। जो भी क्वेश्चंस हम बोलते जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आप लोग नोट करते जाइएगा, ताकि आप बाद में इसको पढ़ सकें और उसके बाद इसका हल आप कर सकें आसानी से। कोई स्किप ना करिएगा, नहीं तो एक एक जानकारी आपसे मिस होती जाएगी और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और उसके बाद इसी वीडियो में अभी आपको हम रिजल्ट के बारे में भी कुछ सूचना देंगे और कुछ और नई अपडेट भी आई है उसके बारे में भी हम आपको सूचित करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में। ठीक है, ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी, आप लोग से हमने बताया था जो आप लोग ये बीसीसीए का एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये ज़रूर से ज़रूर 100% श्योर हम बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से आएगा और जो कि आपके लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है पहले। ठीक है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है ये क्वेश्चन आ सकता है, और उसके बाद बैंकिंग ट्रांजैक्शन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है, और उसके बाद सारा इसका पूरा डिटेल से हम जानकारी आज लेंगे इस वीडियो में। तो पहली बात तो आप लोग नोट करते जाइएगा जो भी हम आपको बताते जा रहे हैं। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन मुख्यतः तौर पर 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन 5 प्रकार के होते हैं। पहला देख लेते हैं, नंबर 1 है, चलिए हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं एक बार, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन 5 प्रकार के होते हैं। आप लोग लिख लीजिए ना समझ में आए तो। और नंबर 1 देख लीजिए, NEFT निफ्ट। ठीक है, नंबर 1 है निफ्ट, और नंबर 2 है RTGS, और नंबर 3 है IMPS, और नंबर 4 है AEPS, और नंबर 5 है UPI। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि 5 प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं बैंक के। ठीक है, और उसके बाद ये होते क्या हैं, अब इसके बारे में अब हम डिटेल से इसमें चर्चा करेंगे कि ये होते क्या हैं आखिरकार। एक बात हम आप लोगों को और बता देते हैं, ये जो आपको हम 5 प्रकार हमने आपको दिखाया है, निफ्ट, RTGS, ये सब वगैरह जो भी हैं, तो इन सब के फुल फॉर्म भी लिखने को आपको आएंगे। ठीक है, एग्जाम में इसके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, किसी एक का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि निफ्ट क्या होता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे। तो ये भी हो सकता है कि IEPS क्या होता है, IEPS में फुल फॉर्म इसका क्या है, या फिर इसके क्या कार्य हैं, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है। तो ये सब क्वेश्चंस कुल मिलाकर के पूछे जा सकते हैं। इस तरह से आपको पूरी तरह से तैयारियां करनी है डिटेल से, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है आपको पूरी डिटेल से अच्छी तरह से समझाने की इस वीडियो में। आगे बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद चलिए अब हम बात कर लेते हैं नंबर 1 निफ्ट की।
तो चलिए हम निफ्ट के बारे में देख लेते हैं। NEFT निफ्ट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पहले आप देख लीजिए, इसको आपको याद करना है, ठीक है। NEFT, ठीक है। एन का हो गया नेशनल, ई का इलेक्ट्रॉनिक और एफ का फंड और टी का ट्रांसफर। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से, और ताकि आपको समझ में आ सके और आप इसको अच्छी तरह से याद कर सके, ठीक है। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आखिर होता क्या है, ठीक है। और चलिए अब हम डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम इसका डिटेल देखेंगे, ठीक है। जब आपसे पूछा जाएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। अब इसकी हिंदी भी अब हम देख लेते हैं। निफ्ट क्या होता है? निफ्ट एक ऐसा माध्यम है जिससे हम एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेज या पा सकते हैं। यानी कि निफ्ट के माध्यम से हम लोग किसी की दूसरे के खाते में पैसे को भेजते हैं और पैसे को वहां से निकालते हैं, ठीक है, यानी कि पाते हैं। और उसके बाद निफ्ट करने के लिए IFSC कोड, खाता धारक का नाम और खाता नंबर, बैंक शाखा का नाम होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। IFSC कोड के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, और खाता धारक का नाम हो और खाता नंबर होना चाहिए, बैंक शाखा का नाम होना जरूरी होना चाहिए। और उसके बाद इसके बारे में देख लेते हैं कि इस फंड ट्रांसफर प्रणाली को RBI द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत सन 2005 में हुई थी। तो आपका जो हम आपको ये बता रहे हैं डिटेल में, इसमें भी क्वेश्चंस छुपे हुए हैं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस आपको खुद ढूंढने हैं कि क्या इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने इसको रट लिया है, समझ लिया है अच्छी तरह से, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। तो आपको वहाँ पर इससे ही एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि निफ्ट की शुरुआत कब हुई थी, किस सन में हुई थी, ठीक है। सन वगैरह इसमें एग्जाम्स में ज़्यादा आते हैं, तो निफ्ट की शुरुआत किस सन में हुई थी, तो आप वहाँ पर लिखेंगे कि हाँ, निफ्ट की शुरुआत 2005 में हुई थी। उसके बाद RBI द्वारा इसे संचालित किया गया था, इस फंड ट्रांसफर प्रणाली को, ठीक है। और इसके बारे में चलिए अब हम और भी बात कर लेते हैं निफ्ट के बारे में। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, बैंकिंग ट्रांजैक्शन 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला तो निफ्ट है। निफ्ट के भी 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार से निफ्ट को यूज़ किया जाता है, और ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है। नंबर 1 है ऑफलाइन और नंबर 2 है ऑनलाइन। और उसके बाद ऑफलाइन बैंक की शाखा में और ऑनलाइन बैंकिंग शाखा के द्वारा किया जाता है। इसके बारे में और डिटेल से हम जानेंगे। निफ्ट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। निफ्ट सुविधा में प्रोसेस कंप्लीट होने में अधिकतम 2 कार्य दिवस लग सकते हैं। इसमें इसका प्रोसेस कंप्लीट होने में, निफ्ट की सुविधा जो भी होती है, इसका प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग 2 कार्य दिवस इसमें लग जाते हैं। उसके बाद इस ट्रांजैक्शन प्रणाली में इसमें क्या है, निफ्ट में न्यूनतम राशि का कोई प्रबंध नहीं किया गया है, ठीक है। न्यूनतम इसमें कोई राशि नहीं है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। आपको निफ्ट के बारे में तो पूरी सूचना मिल गई होगी डिटेल से, ठीक है। अब हम सेकेंड नंबर पर जो है RTGS, इसके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं RTGS क्या है, इसके फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है। इसके बारे में अब हम जानेंगे, तो डिटेल से इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए RTGS के बारे में देख लेते हैं। सेकेंड नंबर का जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में, ठीक है। सेकेंड नंबर का था RTGS, तो इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और चलिए इसके बारे में भी हम जानते हैं। RTGS जो भी होता है, यह एक, इसका एग्जाम्पल अब हम देखेंगे, ठीक है। यह एक पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मेथड है, ठीक है। काफ़ी पॉपुलर है ये मेथड जो भी है, ठीक है। और इसे कम से कम 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके माध्यम से, RTGS के माध्यम से 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, RTGS में कितने लाख रुपए तक का या फिर कितना ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं, कितना ट्रांजैक्शन इसमें हो सकता है। तो कम से कम तो इसमें आप लिखेंगे कि 2 लाख रुपए तक का ट्रांसफ़र हम इसमें कर सकते हैं ट्रांजैक्शन, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि RTGS कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, जैसे कि निफ्ट में भी हमने आपको बताया था, ठीक है। और उसके बाद इस प्रक्रिया में कितना समय लग जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि RTGS करने में कितना समय लगता है। तो आपको बताना है कि 30 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो इसकी प्रक्रिया में 30 मिनट का समय लगता है। चलिए इसके बारे में हमने जान लिया। अब तो तीसरे नंबर की बारी है IMPS। IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट और उसके बाद पेमेंट सर्विस, ठीक है।
तो इसका अर्थ होता है कि तत्काल भुगतान सेवा, इसको बोलते हैं तत्काल भुगतान सेवा, ठीक है। और उसके बाद चलिए इसके बारे में भी डिटेल से जानकारी ले लेते हैं हम। यह एक ऐसी बैंकिंग सेवा है जिसके माध्यम से जिसके तहत आप रियल टाइम में पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में भेज सकते हैं, ठीक है। तो एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजने के लिए इसका हम कार्य करते हैं और उसके बाद इसके माध्यम से भेज या फिर निकाल सकते हैं पैसे, ठीक है, खाते में से। और उसके बाद चलिए अब हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर IEPS के बारे में। चलिए देख लेते हैं AEPS, ठीक है। और ये चौथे नंबर का है, आधार इनेबल पेमेंट सर्विस। इसका फुल फॉर्म है आधार इनेबल पेमेंट सर्विस। तो इसके बारे में जहाँ तक से है सभी को पता होगा। और चलिए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि यह एक ऐसा ट्रांजैक्शन सुविधा है इसके द्वारा हम आधार कार्ड से पेमेंट करते हैं या फिर पेमेंट या निकालते हैं, पैसे निकालते हैं। सुविधा के बारे में ज़्यादा लोगों को पता होगा, ठीक है। जैसे कि आजकल होता है कि आधार कार्ड से भी पैसे निकाले जा सकते हैं आसानी से, तो उस सुविधा का नाम है AEPS यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, ठीक है। तो इसके बारे में तो जानकारी है आप लोगों को, तो इसके बारे में आप लोग समझ जाएंगे आसानी से। तो चलिए 5वें नंबर लास्ट है ये UPI, ठीक है, 5वां है UPI। इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं हम। चलिए हम देख लेते हैं UPI, यूनिफाइड और पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। और चलिए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो ये भी यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, UPI क्या है या फिर इसका फुल फॉर्म क्या है। ये सब क्वेश्चन आपके यहाँ पर एग्जाम पे आएंगे BC सखी के, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं कि इसके माध्यम से किसी भी समय बैंक से भेजे जा सकते हैं पैसे। इस पेमेंट सर्विस के बारे में भी जहां तक से है ज़्यादा लोगों को पता होगा कि इसके माध्यम से किसी भी टाइम एनी टाइम आप पैसे भेज सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी आप बैंक के द्वारा पैसे भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को भी, जैसे भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। एजेंसी में भी कितनी भी बैंक जैसे ओपन नहीं रहती है, फिर भी आप जैसे 5 बजे 6 बजे 7 बजे या फिर 8-9 बजे रात को भी आप इससे पैसे आसानी से जमा कर सकते हैं। कहीं पर भी पैसे की आवश्यकता है तो आप भेज सकते हैं पैसे आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल से जानकारी दे दी है, तो इसको आपको पूरी डिटेल से आपको याद कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बारे में समझ में आ गया होगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, सारी जानकारी डिटेल में मैंने आपको दे दी है, ठीक है। ये तो था ये क्वेश्चन, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद अब हम चलिए आगे बात करेंगे और भी क्वेश्चंस के बारे में, इसी के एग्ज़ाम के लिए BC सखी के। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, नोट करना हो जिसे तो, और ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको कि पहला क्वेश्चन है, भारत में किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन रहेगा आपको 4 या 3 या 2, ऐसे ही ऑप्शन कुछ आ सकते हैं, या फिर केवल क्वेश्चन लिखा रहेगा, आंसर केवल हो सकता है लिखना पड़े, ठीक है। तो इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि ऋण देने में चूक करने का तात्पर्य क्या होता है। ऋण किस्तें न देना, या फिर बुरी सीख, या फिर अनधिकृत गतिविधियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से होगा कि ऋण किस्तें न देना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जमा खाते में नामन सुविधा उपलब्ध होती है, सत्य है या फिर असत्य है, ठीक है। ऐसा ऑप्शन आएगा तो होगा सत्य इसमें। बाकी 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि मोबाइल बैंकिंग सेवा देने के इच्छुक बैंकों को निम्न में से किस पदाधिकारी की अनुमति आवश्यक होती है। नंबर 1 है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, या फिर विनियामक और विकास प्राधिकरण। तो इसमें होगा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट देख लेते हैं। KYC के अंतर्गत UIDAI की आधार KYC सेवा ग्राहक को प्रमाणित करती है। इसका आंसर होगा डेटा, ठीक है, डेटा प्रमाणित करती है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है। इसमें होगा ऑप्शन में है दुर्घटना बीमा कवर, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर 2 लाख तक जीवन बीमा कवर। तो इसका आंसर है कि रुपए 2 लाख तक का जीवन बीमा कवर इसका आंसर है। देख लेते हैं। ग्राहक द्वारा जिस बैंक पर चेक आहरित किया जाता है वह होता है, क्या होता है।
ऑप्शन में है पुष्टिकर्ता बैंक, जारीकर्ता बैंक, सूचीकर्ता बैंक, अदाकर्ता बैंक या वसूलीकर्ता बैंक। का आंसर होगा अदाकर्ता बैंक। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा जो भी बताया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, करेंसी नोट में क्या लिखना प्रतिबंधित है? राजनीतिक संदेश, धार्मिक संदेश, व्यक्तिगत संदेश या फिर उपरोक्त सभी। इसमें से क्या आंसर होगा? इसमें से आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें से कुछ भी लिखना प्रतिबंधित होता है। राजनीतिक संदेश भी नहीं लिख सकते, धार्मिक संदेश भी नहीं लिखा जाता है, ना तो व्यक्तिगत संदेश ही लिखा जाता है करेंसी नोट में। नेक्स्ट देख लेते हैं, बैंक किस पर ब्याज लेता है? ठीक है, बैंक किस पर ब्याज लेता है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। और ऑप्शन में देख लेते हैं कि जमाओ है और या फिर इनमें से कोई नहीं या ऋण। ठीक है, तो इनमें से होगा ऋण। ठीक है, ऋण इसका आंसर है, ऋणों। क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि आप नहीं समझेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा आपको। ठीक है, ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन है कि ₹10 लाख के आवास ऋण जिस पर ब्याज दर 10.5% है, ठीक है, वार्षिक है तथा पुनर्भुगतान अवधि 15 वर्ष है, EMI बताएं। का आपको EMI बताना है। ठीक है, कितना होगा, और इसका ऑप्शन है 11,045। ठीक है, इसका ऑप्शन है, मतलब कि इसका आंसर है। ये नेक्स्ट है, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार बैंकिंग लोकपाल को शिकायत अप्रेषित कर सकते हैं, और इसका आंसर ही डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं, कोई भी ऑप्शन हो। ठीक है, रिजर्व बैंक और सरकार को प्राप्त शिकायत लेखपाल को भेजी जा सकती है। कहीं कहीं पर हम आपको ऑप्शन भी दे देंगे, बाकी कहीं कहीं पर हम आपको आंसर भी पूरा बता देंगे, क्योंकि आपको केवल आंसर जानने की ज़रूरत है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और जो कि 100% ये सब क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कि अच्छे SSG के पंचसूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? नियमित बचत, नियमित आंतरिक उधार, ठीक है, नियमित उपस्थिति और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएं, बाकी हम आपको यहाँ पर बता ही देते हैं। नियमित उपस्थिति और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा। ठीक है, इसका आंसर है। तो SSG होती हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती हैं, SSG ग्रुप होता है, उनका नियमित उपस्थिति और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तभी वह SSG यानी स्वयं सहायता समूह चला सकती हैं। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, 100% ये आने ही वाला है आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, शाखा स्तर पर शिकायतों के समाधान के लिए जिम्मेदार कौन होता है? BC एजेंट और निर्दिष्ट काउंटर लिपिक, सब स्टाफ या फिर शाखा प्रबंधक। इसका आंसर है शाखा प्रबंधक। ठीक है, कोई भी इसमें शिकायत के समाधान के लिए जिम्मेदार शाखा प्रबंधक ही होते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सभी प्रकार के कार्डों में उपलब्ध विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, खरीदियों के भुगतान हेतु सुविधा, ATM से एक निश्चित सीमा तक नकदी आहरित करने की सुविधा, कार्डों के उपयोग हेतु पुरस्कार, अंक, की गई खरीदारियों के लिए एक निश्चित सीमा तक नकद वापसी के प्रस्ताव। ऐसे जितने भी मैंने ऑप्शन आपको बताए हैं, और ये सारे हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के लेन देनों के अंतर्गत शामिल है विशिष्ट अवधि के लिए खाते की विवरणी और एक खाते से दूसरे खाते से निधि का अंतरण। इसका आंसर होगा भारत में कहीं भी नकदी निकासी। ठीक है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बैंक की समयावधि जमा राशि द्वारा चित्रित होती है। जमा राशि के समय ग्राहक के साथ मत ब्याज दर, या फिर ऑप्शन में है जहाँ जमा राशि की नियत अवधि। ठीक है, और ब्याज का अवधि भुगतान, इसे सभी। ठीक है, सारे ऑप्शन सही हैं इसमें से, उपयुक्त सभी पर इसमें हम टिक करेंगे। बाकी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि किसमें नामांकन किया जा सकता है? बैंक बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, मियादी जमा खाता, उपरोक्त सभी। तो इनमें से सारे खाते हैं जो इसमें से टिक है। ठीक है, बैंक खाता और बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, मियादी जमा खाता, इसमें से सारे सही हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अब हम कल की वीडियो में आपको बताएंगे। इसका पार्ट 2 बनेगा। ठीक है, इसी वीडियो का पार्ट 2 हम बनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे और क्या क्या क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो, जो भी नॉलेज मैंने दी है आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आई हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें कि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके आपके मोबाइल पर, और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सके। जो भी वीडियो हमारे चैनल पर आती है सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके।
सकें। चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी को इस बारे में जानकारी मिल सके कि क्या क्या एग्जाम्स में आने वाले हैं क्वेश्चंस, उसके क्या आंसर है, सब कुछ जानकारी मिल सके। और सही और सटीक जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।